धारा 3, भारत से परे किए गए अपराधों के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए उस अपराध के लिए उसको ऐसा बरता जाएगा मानो कि उसने वह अपराध भारत के भीतर किया गया हो। तो धारा 3 कहती है भारत से परे। भारत का मीनिंग क्या होगा? तो सेक्शन 18 में भारत को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है और जिसमें कहा गया है कि भारत का मतलब है भारत का राज्य क्षेत्र। भारत का राज्य क्षेत्र क्या है, मैं पिछले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से भारत को डिस्कस कर चुका, तो वो उसको आप एक बार देख लीजिए तो आपको भारत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो भारत से परे किए गए अपराध के लिए, परे का मतलब होगा भारत से बाहर, इंग्लैंड में, जापान में, रशिया में, रूस में, कहीं भी भारत से परे किए गए अपराध के लिए, एम्बेसी को छोड़ के सर, हाँ, अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति में दो तरह के व्यक्ति मैंने आपको सेक्शन 11 के अंदर पढ़ाए थे। एक तो होते हैं नेचुरल पर्सन और एक होते हैं आपके लीगल पर्सन, जैसे कंपनी वगैरह। यहाँ कंपनी नहीं आएगी सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में आपके केवल नेचुरल पर्सन आएंगे, राइट, आप और हम, LGBT बाकी सब, और वे अपवाद उनको छोड़ करके जो अभी मैंने आपको बताई पिछले वाले लेक्चर में, राइट। तो जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र है, विचारण मतलब ट्रायल, विचारण मतलब सीआरपीसी में ट्रायल चलता है ना, राइट। तो किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र है, तो कैसे पता लगेगा कि जो कोई व्यक्ति भारत से बाहर अपराध करता है उसका विचारण आप भारतीय विधियों के अनुसार कर सकते हैं। और यहां भारतीय विधि क्यों लिखा हुआ है, सीधे सीधे सीआरपीसी लिख देते हैं, समझ रहे ना। किसी भारतीय विधि के अनुसार ये लिखा ना, अपराध तो होगा इंडियन पिनल कोड के अनुसार। कोई चोरी सपोज दैट अमेरिका में करता है और यहां लिख रखा कि किसी भारतीय विधि, तो किसी भारतीय विधि क्यों लिखा, केवल सीआरपीसी लिख देते। तो आपको पता आईपीसी के ऊपर तो स्पेशली एक्सक्लूसिवली आपका सीआरपीसी अप्लाई होती है ना। लेकिन बाकी जो विधियां हैं भारत के अंदर, क्योंकि आईपीसी क्या है हमारी, साधारण दंड संहिता, इसके अलावा और भी दंड संहिताएं हैं। दंड के प्रोविजन तो किन्हीं और एक्ट में भी दे रखे, और सीआरपीसी में ये व्यवस्था की गई है कि वे जो अन्य दंड विधियां हैं उनका प्रोसीजर या तो वहीं लिख दिया गया, और नहीं लिखा हुआ तो सीआरपीसी में मोस्ट वेलकम है, सीआरपीसी में का जो प्रोसीजर है वो अप्लाई हो जाएगा। इसलिए यहां क्यों लिखा किसी भारतीय विधि, इसलिए लिखा कि किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र है, राइट, उसका विचारण भारतीय विधि के अनुसार किया जा सकता है, समझ रहे ना। मतलब कहने का यह, अगर इंडियन पिनल कोड के अनुसार उसने कोई ऑफेंस किया, चोरी, हत्या, लूट, डकैती, भारत से बाहर जाकर के करते हैं, तो उसका ट्रायल कौन सी विधि के अनुसार करोगे, सीआरपीसी के अनुसार, राइट। तो कह रहे कि विचारण का पात्र हो तो भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए, भारत से परे जो उसने वो कार्य किया उससे इस संहिता के, ये संहिता क्या है, इंडियन पिनल कोड, इस संहिता के उपबंधों के, उपबंध कौन कौन से हैं, चोरी, हत्या, लूट, डकैती, बहुत सारे ऑफेंस है, उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया है। बात समझे नहीं समझे, मानो मतलब यहां प्रिजम्पशन है, ये कानून भी प्रिज्यूम करते हैं। मानो शब्द आया ना, मानो का मतलब को प्रिज्यूम करना, उपधारणा, ये उपधारणा की प्रकृति के सेक्शन है, यहां उपधारणा कर ली गई। ऐसा मान के चल रहे हैं आप कि जैसे कि वो भारत से बाहर ना करके ऑफेंस भारत के भीतर ही किया गया हो। बात समझ आई आपको, मतलब सपोज दैट ये हमारी इंडिया है और ये जापान है, राइट। एक इंडियन व्यक्ति जापान में जाकर के चोरी करता है, बात समझ रहे हैं ना, इंडियन व्यक्ति जापान में जाकर के चोरी करते हैं, तो भारत से बाहर कर रहा है, भारत से परे जाकर के ऑफेंस कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो क्या इसका ट्रायल हम अपने सीआरपीसी के अनुसार कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। क्योंकि हमारी जो भारतीय विधियां हैं, हमारे जो सीआरपीसी का ज्यूरिडिक्शन है, वो आप कहीं चले जाओ वहाँ भी अप्लाई हो जाएगा, आपको छोड़ेगा नहीं। आप जापान जाओ, आप अमेरिका जाओ, आपको जो है ना प्रत्यार्पण संधि के अधीन एक प्रत्यार्पण संधि होती है, एक्सट्राडिशन ट्रीटी जिसको बोलते हैं। अगर उस देश के साथ में हमारी एक्सट्राडिशन ट्रीटी है तो उसको मंगा लेंगे और अपने यहाँ ट्रायल चलाएंगे, समझ रहे ना। सेक्शन 188 सीआरपीसी की जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को मैं। तो क्या कह रहे कि यदि भारतीय विधि के अनुसार उसका विचारण हो सकता है, अगर कोई भारत का नागरिक भारत से बाहर जाकर के कोई ऑफेंस करता है, एक इंडियन भारत से बाहर जाकर के जापान में जाकर के कोई ऑफेंस कर सकता है, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना, क्या उसका विचारण भारत में हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा।
अपने देश की विधि उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। हम उसका सीआरपीसी के अनुसार ट्रायल कर सकते हैं। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत हम उसको मंगा लेंगे। समझ गए ना? जो प्रत्यार्पण संधि है, कुछ देशों के साथ में हमारी प्रत्यार्पण संधि है, इसका मतलब है कि उनका देश का कोई अपराधी भाग करके हमारे यहाँ जाए तो हम सौंप देंगे, और हमारे देश का कोई अपराधी अपराध करने के बाद वहां पहुंच जाए तो वे हमें सौंप देंगे। बात समझे ना? तो इस तरह से क्या है कि यदि कोई इंडियन अमेरिका में जाकर के, जापान में जाकर के कोई ऑफेंस करते हैं तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यदि हमारे उनके साथ में है तो हम उसको यहाँ मंगा लेंगे और यहाँ मंगा करके ट्रायल उसका कर लेंगे, और फिर भारतीय जो इंडियन पिनल कोड है उसके अनुसार उसको दंडित किया जाएगा, है ना? तो जो कोई व्यक्ति भारत से बाहर ऐसा ऑफेंस करता है कि उसका ट्रायल इंडिया में चल सकता हो, समझ गए ना? तो मानो का मतलब क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कि ये प्रिज्यूम करके चल रहे, ये मान के चल रहे हम कि जैसे कि उसने भारत के भीतर ही वो अपराध किया हो। बात समझे ना? लेकिन यदि हम बात करें 497 की, अब तो ऑफेंस नहीं है पता आपको, लेकिन जब तक ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं की गई थी, आपको पता है इंग्लैंड में जो जारता है, एडल्ट्री है, वो ऑफेंस नहीं होती, यहां थी पहले, अब यहां भी नहीं है। समझ गए ना? कि यदि कोई भारतीय भारत से बाहर जा करके इंग्लैंड में ऑफेंस करते हैं तो वहां तो इसका ट्रायल हो नहीं सकता क्योंकि वहां तो ऑफेंस ही नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में 497 अपने आप में एक ऑफेंस है, तो यहां बुलाएंगे, ट्रायल चला लेंगे, राइट? लेकिन सपोज दैट कोई ऐसा कार्य है कि जो विदेश में तो ऑफेंस है लेकिन अपने देश में ऑफेंस नहीं है, वो विदेश में तो उस बात को, उस कार्य को ऑफेंस माना जाता है, लेकिन अपने देश में उसको ऑफेंस नहीं माना जाता। समझ गए ना? और जब अपने देश में ऑफेंस माना ही नहीं जाता तो फिर उसका ट्रायल भी भारतीय विधियों के अनुसार नहीं हो सकता, और जब उसका ट्रायल भारतीय विधियों के अनुसार नहीं हो सकता तो जाहिर सी बात है वो ऑफेंस ही नहीं है। हमारे हिसाब से तो ऑफेंस है नहीं ना, कोई सजा मिलेगी उसको, वे जो कुछ करते होंगे कर लेंगे, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो सेक्शन 3 आपको समझ आई? कहती है भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र है, मतलब जो उसने एक्ट किया उसका ट्रायल इंडियन लॉ के अनुसार चल सकता हो। समझ गए ना? तो उस कार्य के लिए उस व्यक्ति के संबंध में ऐसा समझा जाएगा जैसे कि उसने वो कार्य भारत के भीतर ही किया हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन पे चले, सेक्शन 4 पे आते हैं। मतलब सिटीजनशिप अगर उसकी यहाँ की है, इंडिया की, तो वो है बिल्कुल, वो हमारे देश का नागरिक होना चाहिए। समझ गए ना? अपने देश का अच्छा, अमेरिका का ही कोई नागरिक है, अमेरिका में ही कोई ऑफेंस करते हैं तो हमें क्या मतलब है इस बात से? कोई भी मतलब नहीं, वे कटे मरे कुछ भी करें। लेकिन अपने देश का नागरिक वहां जाएगा और वहां जाकर के कोई ऐसा ऑफेंस करता है जो हमारे इंडियन लॉ के अगेंस्ट है तो हम की छोड़ेंगे उसको? तो इंडियन पिनल कोड उसको फॉलो करते हुए वहीं पहुंच जाएगी। समझ गए ना? बशर्ते हमारे जो भारतीय विधियां है, जो प्रोसीजर है, उसमें उसका ट्रायल चल सकता हो। और ट्रायल कब चलेगा उसका? जब हमने उसको ऑफेंस डिक्लेयर किया हो, उस बात को ऑफेंस माना हो। क्लियर? सेक्शन 4 पे आते हैं फिर।